क्या कांग्रेस जो बो रही थी आज उसे काटना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। आपने शुरुआत आप गलत कांग्रेस से आप होती। गलत आप गलत कह रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी कि भारत, आपको कहां लगा कि टूट गया है भारत और भारत जोड़ रहे हैं आप? ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये कोई चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। हम वोट मांगने नहीं आए हैं। हम भारत में के अंदर जो नफरत का बीज बोया है, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जब राम मंदिर की बात आई तो ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं राजीव जी से शुरू होती है। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस नहीं, नहीं, के ऊपर सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का इल्जाम लगता है। देयर इज नो सच थिंग एज सॉफ्ट हिंदुत्व। हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक शब्द है, जिसे सावरकर जी ने शुरुआत किया। सॉफ्ट रहे उसके बारे में नहीं, सॉफ्ट जब नहीं। रामलला की मूर्ति का शिलान्यास वहां पर बात सारी चीजें हो रही थी। सुन लीजिए। हम लोगों ने हमेशा राम मंदिर के मामले में एक एटीट्यूड रखा है। हाशिमपुरा का चैप्टर है, ऐसा नहीं है। 84 है। दिल्ली में क्या हुआ मैं आपको बता दूं, 1984 में क्या हुआ। वो तो स्टेटमेंट थी कि बड़ा दरख्त गिरेगा तो नहीं, धरती हिल जाएगी। अब उसके बारे में क्यों नहीं बात नहीं करते कि जो व्यक्ति इंदिरा जी को का सुरक्षा के लिए लगाया गया था, उसी ने उनकी हत्या कर दी। सब सिखों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं सिखों की बात नहीं, उस सब सिखों को सजा मिली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको सजा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मिली ना, बिल्कुल गलत हुआ है, और इसको स्वयं राजीव जी ने इसमें माफी मांगी है। कांग्रेस जो रात को करती थी, बीजेपी वो दिन में करती है, बस इतना फर्क है। अरुंधति रॉय के कहने से सभी बात सही नहीं हो जाती। भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि दंगा हो गया, इसका लाभ उठा लिया जाए। बिल्कुल नहीं। पोलराइज करता है और पॉलिटिकली करता है, वो आरएसएस करती है। मेरे से बड़ा हिंदू कोई आरएसएस में हो नहीं सकता। शशि थरूर चुनाव लड़े, उसके बाद ना तो वो कहीं स्टार कैंपेनर बन रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी को आपने मजबूत करना है, आपने मॉडल बना के किया है ना। तो अभी ना तो हम गुजरात में देख रहे हैं उनको, उसके बाद वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो एक तरफ अडानी बानी का खूब विरोध है, एक तरफ क्या गया कि अडानी बानी की सरकार है, अडानी बानी मिलके चला रहे हैं, अडानी बानी इनको फायदा दे रहे हैं, अडानी बानी को बेच दी पूरी सरकार। दूसरी तरफ अडानी को एंटरटेन किया गया राजस्थान में। मान लीजिए सेंटर में आपकी गवर्नमेंट आ गई, तो आप प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह बंद कर देंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा इल्जाम इस दौर में ये रहा है कि इसने देश को बर्बाद कर दिया। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आरएसएस बीजेपी बदल रही है? और अरे मोदी जी ने अरे डर गई है। देश में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, पर देश को तोड़ा किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह है, उनसे बात करेंगे कि भारत जोड़ो का मतलब क्या है। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये कि क्या जरूरत पड़ी कि भारत, आपको कहां लगा कि टूट गया है भारत और भारत जोड़ रहे हैं आप? जनाब, भारत एक ऐसा देश है, जितनी विविधता इस देश में है, किसी और देश में आपको नहीं मिलेगी। कोई देश का नाम बता दीजिए जहां 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, और भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की मांग चली हुई है। कोई ऐसा देश बना दीजिए जिसमें इतने सारे धर्म हैं, और धर्मों के अंदर अलग अलग संप्रदाय हैं। ऐसे देश को अगर चलाना है तो सबको साथ लेकर ही चला पाओगे। तोड़ा किसने? अनेकता में एकता, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो इस माहौल को बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है, और उसी के आधार पर भारतीय संविधान ने सबको अपना अधिकार दिया हुआ है। हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, और उसे प्रचारित करने का भी अधिकार है, उसको मानने का अधिकार है।
सबको समान अधिकार है, हम्म, न्याय सबके लिए बराबर है, सभी संप्रदाय समुदाय के लोगों को समान अवसर दिए गए हैं। हम्म, अनुसूचित जाति जनजाति जिन पर हजारों वर्षों से अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके लिए विशेष अधिकार दिया हुआ है। हम्म, जिनको सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उनको अधिकार दिया है। हम्म, जिस प्रकार से इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, चाहे हिंदुओं द्वारा है, मुसलमानों द्वारा, चाहे किसी धर्म के द्वारा, धार्मिक उन्माद से जो हिंसा फैलती है, जो नफरत फैलती है, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। किसने फैलाई है वो, मैं ये पूछ रहा हूँ जी, आपसे। मैं वही कह रहा हूँ, धार्मिक उन्माद कौन फैलाता है? किसने फैलाया? धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ बात करते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, ये लोगों के खिलाफ। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है वहाँ से जबकि धर्म के आधार पर लोग अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बढ़ाना चाहते हैं, ये वहाँ से शुरू होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इन धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका विरोध किया। आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले कांग्रेस से उनसे भी लड़ाई लड़ी जो धार्मिक उन्माद फैलाकर ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे। हमने हिंदू महासभा से भी लड़ाई लड़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी लड़ाई लड़ी, मुस्लिम लीग से भी लड़ाई लड़ी, उसके साथ कभी समझौता नहीं किया। पर ये क्यों हुआ फिर कि जब राम मंदिर की बात आई तो ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं राजीव जी से शुरू होती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस नहीं, भी के ऊपर सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का इल्जाम लगता है। देयर इज नो सच थिंग एज सॉफ्ट हिंदुत्व, देयर इज नो सच थिंग एज हिंदुत्व एंड इट हैज नो कनेक्शन विद हिंदू रिलीजन। आप इसको बात को समझ लीजिए कि हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक शब्द है जिसे सावरकर जी ने शुरुआत किया और जिसको गलती से मीडिया ने और इस देश के लोगों ने उसे धर्म का एक स्वरूप मान लिया। सनातन धर्म हमारा धर्म है, जिसको हिंदू धर्म आज आप कहते हैं। सनातन धर्म, तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो बाबरी तो बाद में आया, उससे पहले राजीव जी वाला चैप्टर है। मैं क्यों आया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, राजीव जी का चैप्टर नहीं है, हाशिमपुरा का चैप्टर है, ऐसा नहीं है, 84 है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि राम मंदिर का मुद्दा किसने शुरुआत किया? भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटें जीती तो उन्होंने 1988 में राम मंदिर का मुद्दा शुरू किया कि नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। तो ये राम मंदिर का मुद्दा राजीव गांधी नहीं लाए हैं। राजीव जी सॉफ्ट रहे उसके बारे में? नहीं, सॉफ्ट जब नहीं। रामलला की मूर्ति का शिलान्यास वहां देखिए, पर बात सारी चीजें हो रही थी। सुन लीजिए। बात यह है कि हम लोगों ने हमेशा राम मंदिर के मामले में एक एटीट्यूड रखा है कि जो भी इशू है वो कानून के आधार पर ये डिस्प्यूट का तय होना चाहिए। जो शिलान्यास भी हुआ था डिस्प्यूटेड साइड में नहीं हुआ था, अनडिस्प्यूटेड साइड पे हुआ था। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी धार्मिक उन्माद और फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस से कभी समझौता नहीं किया। 84 में क्या हुआ? 84 में वहां पर जो पंजाब में हुआ, ठीक है। 1984 दिल्ली में क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ 1984 में क्या हुआ। वो तो स्टेटमेंट थी कि बड़ा दरख्त गिरेगा तो धरती हिल जाएगी। आप उसके बारे में क्यों नहीं बात नहीं करते कि जो व्यक्ति इंदिरा जी को का सुरक्षा के लिए लगाया गया था, उसी ने उनकी हत्या कर दी। किया कि नहीं किया? सब सिखों को इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं, देखिए, मैं सिखों की बात नहीं, उस सब सिखों को सजा मिली। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको सजा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मिली ना, बिल्कुल गलत हुआ है और इसको स्वयं राजीव जी ने इसमें माफी मांगी है और स्वयं उन्होंने माफी मांगी है और कई बार, और सोनिया जी ने माफी मांगी है उसके मामले में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा। तो मैं इसी पर आना चाहता था, क्या कांग्रेस जो बो रही थी आज उसे काटना पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, आपने शुरुआत आप गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ने कभी नफरत का बीज नहीं बोया, आप गलत कह रहे हैं।
माफ करिएगा, मैं इस भाषा में बोल रहा हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कांग्रेस को क्या जरूरत थी, जैसे बहुत हाशिमपुरा का इंसिडेंट है, राम वाला, ये हाशिमपुरा अयोध्या की वाला इंसिडेंट है। आप हाशिमपुरा की बात कर रहे हैं, सर, चलिए हाशिमपुरा की बात कर लीजिए। हम्म, हाशिमपुरा में जो इंसिडेंट हुआ हम्म, उसको कंडेम किया गया हम्म, और उसमें दोषियों को खिलाफ कार्रवाई की गई। जो कम्युनलाइज एटमॉस्फेयर था उसको कंट्रोल करने का उन्होंने पूरी कोशिश की। अरुंधति राय कैसे राइटर हैं आप? जी? वैसे आप पूछता हूँ, अरुंधति राय को आप कैसा राइटर मानते हैं? अरुंधति राय को कैसा राइटर मानते हैं? अरुंधति राय लिबरल मॉडर्न राइटर है। उन्होंने एक बात लिखी है, हाँ। उन्होंने कहा सांप्रदायिकता को लेकर जी। कि कांग्रेस जो रात को करती थी, बीजेपी वो दिन में करती है, बस इतना फर्क है। ऐसा है, अरुंधति राय को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपनी बात कहने का, लिखने का, हम उसको चैलेंज नहीं करते। लेकिन अरुंधति रॉय के कहने से सभी बात सही नहीं हो जाती है। कांग्रेस ने कभी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं की, कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि दंगा हो गया इसका लाभ उठा लिया जाए, बिल्कुल नहीं, मुस्लिम पॉलराइजेशन किया जाए। बिल्कुल आप गलत कहते हैं। बीजेपी कहती है, बीजेपी गलत कहती है। सबसे बड़ा पोलराइज करता है और पॉलिटिकली करता है वो आरएसएस करती है। मैं आरएसएस के इलाके से जो उनसे लड़ता आया हूं और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है, मेरे से बड़ा हिंदू कोई आरएसएस में हो नहीं सकता। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, पालन करता हूं और उसके साथ साथ एक अच्छा हिंदू के नाते सभी धर्मों का सम्मान करना जानता हूं। और सभी धर्म, सनातन धर्म हमारा कहता है विश्व एक कुटुंब है। जब हमारे काम होता है, शांति पाठ होता है, कोई विघ्न शांत का पाठ नहीं होता है। हम जब काम नारे लगाते हैं धर्म के नाम पर, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सनातन धर्म है, ना कि ये धर्म जो चलाते हैं कि मंदिर की पूजा करो, मस्जिद को तोड़ दो। ये जो है ना, ये पोलराइजेशन नहीं है, ये पोलराइजेशन का राजनीतिक हथकंडा है, जिसका सुन लीजिए, जिसका हम विरोध करते आए और करेंगे। शशि थरूर ने एक अपनी किताब में लिखा, वो काफी रोचक रहे हैं 84 को लेकर कांग्रेस के। उन्होंने नॉवल भी लिखा है इसके ऊपर। उन्होंने लिखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अपॉर्चुनिस्टिक संप्रदाय कहना होगा ना, मौका प्रस्त संप्रदायिकता करती है कि मौका प्रस्ती पर, जैसे जब मौका मिलता है, ऐसा नहीं क्रिएट करती है, जब मौका मिल गया तो वो भी नहीं छोड़ती। शशि थरूर जी हैं, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं। बहुत पहले लिखा उन्होंने, अब तो उस बात पर आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता। मैं तो आपसे यूएन में थे तब लिखा। मैं तो आपसे ये कहता हूँ, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं करते? हमने पूछा उनसे, तो क्या कहा उन्होंने? अब तो वो गोल करने लगे, हमने माफी मांग ली थी, कांग्रेस ने माफी मांग ली, कह रहे हैं 84 के लिए। सुन लीजिए, मैं तो आपसे कहता हूँ, क्या दिग्विजय सिंह ने कभी कहा है क्या ऐसा? आप दिग्विजय सिंह तो वही प्रश्न करेंगे जो दिग्विजय सिंह ने कहा है। शशि थरूर चुनाव लड़े, उसके बाद ना तो वो कहीं स्टार कैंपेनर बन रहे हैं। इंटरनल डेमोक्रेसी को आपने मजबूत करना है, आपने मॉडल बना के किया है ना। तो अभी ना तो हम गुजरात में देख रहे हैं उनको, उसके बाद वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं दिख रहे, आप उनसे पूछिए। अरे आपसे पूछेंगे, ऑर्गेनाइजेशन तो आप ऐसा है, कितना पास देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति का सिलेक्शन स्टार कैंपेनर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी करती है, स्टेट लीडरशिप पे करती है। स्टेट लीडरशिप जो कहती है उसको एआईसीसी स्वीकार करती है। तो अभी जैसे एमसीडी चुनाव हो रहे हैं, जो गुजरात चुनाव, हिमाचल, हमने कहीं शशि थरूर को देखे नहीं, तो वो स्टार कैंपेनर आपके चेहरे हैं। वो चुनाव लड़ लिए, क्या गलती कर दी उन्होंने? देखिए, क्या गलती की? पहली बात तो यह है कि आप भाजपा से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे यहाँ चुनाव क्यों नहीं होते? आप पूछते हैं? नहीं पूछते। आप अखिल दल से क्यों नहीं पूछते कि आपके यहाँ चुनाव क्यों नहीं होते? सुनिए, आप आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि उनके चुनाव क्यों नहीं होते? सुन लीजिए, आप समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि चुनाव क्यों नहीं होते? कांग्रेस के चुनाव हुए, किसने रोका था लड़ने के लिए? शशि थरूर लड़े, बहुत अच्छी बात है, उनको 1200 वोट मिले, बधाई उनको, और हमारे सम्मानित नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये जो सांप्रदायिकता का आप कह रहे हैं कि नफरत का बीज बो दिया है किसी ने, बीजेपी ने बो दिया, आप कह रहे हैं आरएसएस ने बोया, बीजेपी ने बोया आपके मुताबिक, और साथ साथ एमआईएम ने बोया, ओवैसी ने बोया। तो क्या ये भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे अनेक संगठन हैं जो बोल रहे हैं? मैं सवाल कर लूं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या उनको भी जोड़िए ना, रिस्पांस सब ओवैसी को भी जोड़िए, उसमें जो भी है आप ओवैसी को भी जोड़िए, आप ओवैसी को भी जोड़िए। अरे सब, क्योंकि ओवैसी जो है भाजपा के हम तो कह रहे हैं संप्रदाय, काम कर रहा है, चाहे कोई हिंदू में, सिखों में, मुस्लिमों में, बौद्धियों, जैनियों, जिसमें भी है, हम उनका विरोध करेंगे। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि इससे फिर जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कैसा, मतलब इससे आपको कोई मॉडल मिल रहा है? क्योंकि आप 2014 का चुनाव देखिए, 19 का चुनाव देखिए, ये पता नहीं इस देश की पॉलिटिक्स में एक उनका एक अपना एक्सपेरिमेंट, आरएसएस ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस देश में, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट आरएसएस ने किए हैं
कांग्रेस से भी ज्यादा। तो क्या ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर दिया, इसका कोई काउंटर नहीं है आपके पास की समाज बात जो जोड़ के आप बात सुन लीजिए। आपने जो प्रश्न मुझे किया है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये कोई चुनाव जीतो यात्रा नहीं है। हम वोट मांगने नहीं आए हैं। हम भारत में के अंदर जो नफरत का बीज बोया है, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक दौर था जो नेहरू जी का दौर था, सोशलिज्म का दौर था, एक इंदिरा जी का दौर था, एक मनमोहन सिंह वाला दौर आया, बिल्कुल उल्ट चला। नेहरू की पॉलिसी के जो समाजवाद के पक्ष में थी, और दूसरा इंदिरा जी का जो नेशनलाइज करते थे, बैंकों का कर दिया, माइनिंग का कर दिया। पर मनमोहन सिंह जी के दौर में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। पंडित नेहरू जी ने इस देश के उस माहौल को सुधारने के लिए अपनी नीतियां बनाई, भारतीय संविधान में उसका समावेश किया, और उसके समय से लेकर जब 1964 में ग्रोथ हुआ, इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, हमारी डेमोक्रेसी सुदृढ़ हुई। विंस्टन चर्चिल कहते थे ये भारत में ये प्रजात लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये लोग राज करना नहीं जानते, लेकिन उन्होंने उनको गलत साबित किया और हर किसी सबका सम्मान सपोर्ट लेने की कोशिश किया, किसी को धोखा नहीं दिया। और आगे चल के इंदिरा जी ने उन नीतियों को अपनाया, नेशनलाइजेशन हुआ। राजीव जी ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में कैसे प्राइवेट कैपिटल को नेशनल एसेट्स बिल्डअप करने के लिए पॉलिसी बनाई जाए, उन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको यूज़ किया, उससे हम लोगों के अंदर ग्रोथ, हायर ग्रोथ भी आई। मैं चीफ मिनिस्टर था उस समय, राज्यों को केवल सेंट्रल टैक्सेस का 28% मिलता था, लेकिन यूपीए सरकार में इट वेंट अप टू 42%। इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप उसके बारे में उल्लेख क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपली अगर ये मानते हैं आप, आज बीजेपी खूब निजीकरण कर रही है, हर चीज का कर दिया उन्होंने, हर चीज नहीं, का आप कह रहे हैं बेच दी उन्होंने। दोनों का निजीकरण में फर्क है। लिबरलाइजेशन का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इट इज शेयरिंग, इनवाइटिंग प्राइवेट कैपिटल इन द पब्लिक सेक्टर। एक भी पब्लिक सेक्टर यूपीए सरकार में नहीं बिका, शेयर्स किए, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हमेशा से केंद्र सरकार का रहा। ये लोग बेच रहे हैं एरोड्रोम, पोर्ट, आपके एयरपोर्ट, ये लिबरलाइज, इसमें जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है कुछ लोगों को बेचने का इन्होंने काम किया है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मीन्स ब्रिंगिंग द प्राइवेट कैपिटल इन द पब्लिक सेक्टर। जैसे मैं पूछता हूँ, किसान आंदोलन के ऊपर जो लोगों का स्टैंड था, ये जो किसान आंदोलन था वो लिबरलाइजेशन ही था ना? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये लिबरलाइज, बीजेपी क्या करना चाहती? नो, इट वाज नॉट, इट वाज नॉट, इट वाज नॉट। बड़े कॉर्पोरेट को देना चाहती है खेती। देखिए, दिस इज नॉट लिबरलाइजेशन, इट इज गिविंग द कंट्रोल ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ दिस कंट्री। किसानों का माल का भाव और तय करने की का अधिकार वे कॉर्पोरेट को दे रहे थे, किसानों का अधिकार छीन रहे थे, किसानों का हक जो था वो छीन रहे थे। उसमें और कांग्रेस के काम में फर्क है। पहली बात तो यह है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज ब्रिंगिंग प्राइवेट कैपिटल इन बिल्डिंग नेशनल एसेट्स। इट डज नॉट मीन सेलिंग द नेशनल एसेट्स टू द कॉर्पोरेट्स। इसमें दो फर्क है। क्या कॉर्पोरेट को नहीं फायदा दिया कांग्रेस ने? कॉर्पोरेट्स का मैंने कहा है, हम लोगों ने, यस, हमने प्राइवेट कैपिटल को नेशनल एसेट्स को बिल्डअप करने के लिए दिया इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। पर ये कहा गया कि क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत आपने की। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म, आप क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब समझते हैं? जब नीतियां और नियम उनके पक्ष में, जब एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है, उसको क्रोनी कैपिटलिज्म किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक इंडस्ट्रियल हाउस जो पता नहीं कौन से नंबर पर था विश्व में, आज दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया। मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब वो होता है जब नियम और नीतियां उसकी मदद के लिए एक बिजनेस हाउस के लिए की जाती है। जैसे राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, ये सवाल राहुल जी को भी हुआ था। अब एक तरफ अडानी बानी का खूब विरोध है, एक तरफ कहा गया कि अडानी बानी की सरकार है, अडानी बानी मिलकर चला रहे हैं, अडानी बानी इनको फायदा दे रहे हैं, अडानी बानी को बेच दी पूरी सरकार। दूसरी तरफ अडानी को एंटरटेन किया गया राजस्थान में। मैं ये राजस्थान सरकार ने टेंडर निकाला, टेंडर निकले में जो बेस्ट ऑफर आया उसको उन्होंने दिया। उसके लिए कोई नियम उन्होंने नहीं बदले, जो राष्ट्र का, देश का नियम और नीति था उसके आधार पर उन्होंने दिया। टेंडर निकाला,
टेंडर में उनको दिया, इसलिए उसको दिया गया। क्या अगर आपकी आखिरी सवाल, सरकार क्या अगर आपकी अगली सरकार बन गई, हाँ। मान लीजिए सेंटर में आपकी गवर्नमेंट आ गई, तो आप प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह बंद कर देंगे? क्योंकि आपका सबसे बड़ा इल्जाम इस दौर में ये रहा है कि इसने देश को बर्बाद कर दिया। जनाब, सेलिंग ऑफ एसेट्स नहीं होगा, इन्वाइटिंग प्राइवेट कैपिटल इन बिल्डिंग नेशनल एसेट्स होगा। एक लास्ट सवाल मेरा, हाँ। मोहन भागवत अभी मदरसा जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, और कब जा रहे हैं? और भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने के अंदर जाने मैं लगे। इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप पर सबसे ज्यादा वो एलिगेशन लगाते थे, आपको तो पता नहीं क्या क्या बोलते मुझे हाँ, देशद्रोही कहते हैं वो लोग। देशद्रोही कहते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आरएसएस बीजेपी बदल रही है? और अरे मोदी जी ने डर गई है। भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस डर गया है, भाजपा डर गया है।